जय द्वारिकाधीश। गुनगुनाती धूप में बैठा आकाश हाथ में अखबार लिए न जाने किस दुनिया में खो गया था। किचन में धरा बैठी चाय को उबलने का इंतजार कर रही थी। आकाश यादों की लहरों में गोते लगा रहा था। अचानक से वहां पर धरा चाय की कप लेकर सामने आ गई। उसने चाय के कप रखते हुए कहा, कहाँ हो आकाश? लो चाय पियो। आकाश ने नज़र उठाते हुए धरा की ओर देखा और कहा, तुम इतनी मेहनत कर रही हो घर को सजाने के लिए, नए साल के लिए, काश इसे कोई देखने वाला होता। और आकाश के चेहरे पर एक उदासी छा गई थी। धरा समझ गई थी आकाश का इशारा किस ओर है। उसने तल्ख स्वर में कहा, मैंने तो कितनी बार कहा कि या तो डॉक्टर के पास चलकर सलाह लेते हैं, और नहीं तो अनाथ आश्रम से जाकर किसी बच्चे को गोद ले लेते जो हमारे इस सुने आंगन को महकाएगा, हमारे घर में भी किलकारियां घूमेगी। आखिर मैं भी तो चाहती हूँ मातृत्व का सुख। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे किए हुए इन कामों को, मेरे सजाए हुए घर को कोई देखे और मुझसे लिपट कर माँ माँ कर मुझे बुलाए। क्या तुम नहीं चाहते कि कोई तुमको पापा कहकर बुलाए? आकाश ने तल्खी से कहा, नहीं, न तो मुझे बच्चा गोद लेना है और न मुझे डॉक्टर के पास जाके किसी सलाह की ज़रूरत है। और चाय की चुस्कियां लेने लगा। धरा ने कहा, तो फिर इस समस्या का हल क्या है? आखिर कब तक तुम अपने आप को इस तरीके से खोते रहोगे? धरा भी उदास हो गई थी। उसे पता था कि आकाश को यह गम खाए जा रहा है और उसे डर था कि कहीं ये बड़ी त्रासदी में न बदल जाए। उसने बार बार समझाने की कोशिश की आकाश को कि समय बहुत नहीं हुआ है, अभी 15 साल ही हुए हैं शादी को, और कुछ साल में तो हम इस बात के लिए डॉक्टर से बात कर ही सकते हैं। लेकिन आकाश हमेशा डॉक्टर के पास जाने से किनारा कर लेता था। वो दोनों स्वस्थ थे, दोनों चाहते भी थे कि उनके आंगन में बच्चे हों, उनके आंगन में भी किलकारियां घूमें। आकाश मन ही मन सोच रहा था, धरा कितनी सुंदर थी। उसके लंबे बालों के पेच से आकाश अपने आप को बचा नहीं पाया था। और आज वह उदास उसके सामने बैठी थी, खिलती हुई, खिलखिलाती हुई धरा। उधर धरा सोच रही थी, आकाश कितना उन्मुक्त, कितना स्वच्छंद हुआ करता था। क्रिकेट का बैट लेकर जब वो मैदान में जाता तो सीटियां गूंज उठती थी और वो गेंद पर ऐसे प्रहार करता था मानो किसी दुश्मन को मार रहा हो, और किसी योद्धा से कम नहीं लगता था। और न जाने दोनों कब एक दूसरे के लिए बन गए और एक दूसरे के साथ खोते चले गए। लेकिन समय के साथ इस रिश्ते में भी उदासी छाने लगी थी। रिश्तों की गर्माहट भी कम होने लगी थी। और आज बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि दोनों खामोश बैठे एक दूसरे को देख तक नहीं रहे थे। आकाश ने कहा, कुछ भी हो, मैं तो अपने फैसले पर अटल हूँ। न तो मुझे अनाथ आश्रम से बच्चे चाहिए, पता नहीं वो कैसा होगा, और न तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में कोई कमियां हैं। और आखिर डॉक्टर ने तो कहा भी था ना कि कुछ वक्त लगेगा, तो हम उस वक्त का ही इंतज़ार कर लेते हैं। धरा ने उदासी में कहा, आखिर कितना वक्त लगेगा? धरा चुपचाप खामोश हो गई थी। उसने एक दृढ़ निश्चय कर फैसला लेते हुए कहा कि आकाश, मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट कर जीते हुए नहीं देखना चाहती। मैंने आज फैसला कर लिया है कि आज या तो मैं बच्चा गोद ले लूँगी, या हमेशा के लिए तुम्हारा यह घर छोड़कर चले जाऊँगी। फिर तुम जानो और तुम्हारी खामोशी। आकाश ने ये फैसला मजाक ही समझा और शाम होते होते धरा अपना सामान समेट कर जाने को तैयार हो गई। जाते जाते उसने एक बार पुनः पूछा, आकाश,
क्या हम अनाथ आश्रम चल सकते हैं? आकाश ने कहा, नहीं, मुझे यह फैसला मंजूर नहीं। धरा कमरे में गई, अपना सामान उठाकर एक बार आकाश को देखा। गले लगना चाहती थी, लेकिन कदमों ने इजाज़त नहीं दी और धड़धड़ाते कदमों से वो बाहर निकल गई। आकाश आंसू में आंसू लिए खड़ा रहा, लेकिन रोकने की हिम्मत भी न कर सका। और अब सिर्फ कमरे में आकाश था, उसकी तन्हाई और उसके साथ दे रहे थे दोनों आंखों से बहते हुए वो आंसू। धरा चली गई। कुछ समय बाद उसने अनाथ आश्रम से एक 11 साल के बच्चे को गोद ले लिया था। वह चाहती थी कि बच्चा ऐसा हो जो उसका सुख दुख बांट सके, उससे बातें कर सके, उसके अकेलेपन को साथ जी सके। वह समझ सके कि उसकी माँ कितनी पीड़ा में है, कितनी वेदना में है। और धीरे धीरे दोनों ऐसे घुल मिल गए कि पता ही नहीं चला कि आखिर यह जो बच्चा है यह अनाथ आश्रम से आया है या खुद धरा ने उसे जन्म दिया है। और उसने उसका नाम रखा आशीष। आशीष धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और वह भी समझने लगा था कि माँ को कोई न कोई बात तो है जो खाए जा रही है। और बस खामोशी में दोनों जिए जा रहे थे। धरा ने मकान उसी शहर में लिया था, लेकिन आजकल शहर इतने बढ़ गए हैं कि एक छोर में कौन है, दूसरे छोर में कौन है, पता ही नहीं चलता था। दोनों एक दूसरे का खोज खबर नहीं लेते थे, ऐसा नहीं था। धरा को पता था कि आकाश अब भी वहीं उसी छोटे से घर में रहता है, लेकिन आकाश अपनी दुनिया में खो गया था और बिना तलाक लिए ही इस रिश्ते को पूर्ण विराम देकर अपनी खामोशी में जीने लगा था। कुछ दिनों बाद अचानक आकाश के घर में कॉल बेल की घंटी बजी। अलसाए हुए कदमों से वह आगे बढ़ा। शाम का समय था, हल्का सा अंधेरा था। उसने दरवाज़ा खोला, सामने सेंटा खड़ा था। उसने झिझकते हुए कहा, आप हमारे घर? उसने कहा, मुझे घर की कहाँ पहचान है, मुझे तो लगा कि बस आपसे मिलना है और मैं चला आया। सेंटा सामने खड़े थे। उन्होंने एक पर्ची आकाश को दी और बस तुरंत पलट कर चले गए। आकाश कुछ कह पाता, उन्हें रोक पाता, तब तक वो वहाँ से जा चुके थे। आकाश ने पर्ची पढ़ी। उसमें लिखा था, डियर आकाश, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मिलोगे? और यदि हाँ तो शनिवार 7 बजे, बस वही होटल और वही जगह जहाँ हम मिले थे। आकाश हतप्रभ रह गया। धरा कहाँ होगी, कैसे होगी, सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। थोड़ी दिन बाद यही घटना धरा के साथ में हुई। कॉल बेल बजी। धरा ने दरवाज़ा खोला, सामने सेंटा खड़े थे। सेंटा ने एक पर्ची धरा के हाथ में दी और वो वहाँ से चले गए। धरा ने कहा भी, रुकिए रुकिए, मैं गिफ्ट देती हूँ, आप बच्चों को दे दीजिएगा। धरा के मन में बच्चों के लिए असीम स्नेह उमड़ने लगा था। आखिर उसके दामन में भी तो एक बच्चा था। लेकिन सेंटा वहाँ से जा चुके थे। धरा ने पर्ची खोली। उसमें लिखा था, डियर धरा, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? और अगर हाँ तो शनिवार वही होटल, वही जगह, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। धरा बड़े उत्साहित हो गई थी। उसने अपने बच्चों की ये बात बताई कि कोई तुमसे मिलना चाहता है, चलोगे? आशीष ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों तैयार होकर निकल चले। होटल के पास पहुँचते पहुँचते आशीष की फ़ोन की घंटियाँ बजने लगी। उसने कहा कि मम्मी, मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो गया है और वो मुझे बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकता हूँ? धरा ने ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया और आशीष वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद आकाश वहाँ पहुँचे और दोनों बैठकर अतीत की यादों में खो गए। पता ही नहीं चला कि कॉफ़ी की 3 कप कब खाली हो गई। डिनर के लिए वो आशीष का इंतज़ार करने लगे, लेकिन तभी आशीष का फ़ोन आया कि माँ, आप अपना डिनर चालू कर लीजिए, मुझे वक्त लग सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर सेंटा आ गए। हाथों में 2 गुलाब की बंच लिए वो सामने खड़े थे। उन्होंने
गुलाब की ये दोनों बुके दोनों के हाथ में पकड़ा दिया और दोनों उस सेंटा को देखने लगे और उन्होंने कहा कि धरा, तुमने ये पर्ची भेजी थी ना, वो इन्होंने ही ला कर दी थी। धरा आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगी। आकाश ने कहा, मैंने तो कोई पर्ची नहीं दिया था। तो आकाश ने कहा, आखिर तुमने भी तो भेजा था। तो धरा ने भी कहा, नहीं, मैंने तो कोई पर्ची नहीं भेजी। तो फिर पर्चियाँ आई कैसे? तब तक सेंटा दोनों के हाथ में गुलाब के बुके दे चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को गुलाब दिया और एक दूसरे की बाहों में समा गए। अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर सेंटा अपना चेहरे से नकाब हटा चुके थे और सामने था आशीष, आंखों में आंसू लिए। वो भी उन दोनों के साथ गले मिल रहा था। उसने कहा कि माँ, सेंटा कोई नहीं, मैं ही था। मैं भी चाहता था कि आप दोनों मिलें और आप दोनों को इस तरीके से, इस ढंग से जीते मैं नहीं देख सकता। तीनों की आंखों में आंसू थे और तीनों एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे थे। बस आगे की ज़िंदगी की राह धुंधली ही सही, लेकिन तीनों को नज़र आने लगी थी। और अब तीनों ने डिनर किया और तीनों एक ही घर की ओर मुड़ चुके थे। दोस्तों, बहाना कोई भी हो, त्यौहार कोई भी हो, अगर उससे किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आती है तो हमें कबूल करना चाहिए। बाकी राय आपकी, मर्जी आपकी और फैसला भी आपको। जय द्वारिकाधीश।